हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर जम्मू कश्मीर सीएम गुलाम नबी आजाद साहब। हालांकि गुलाम नबी आजाद के मैंने कई इंटरव्यू करे, लेकिन आज का इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है। आजाद साहब, पहला सवाल तो मेरा यही बनता है, चापलूस, चाटुकार, जाहिल, बड़े कठोर शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, ऐसा क्या हो गया? मैं करना नहीं चाहता था। जब मैं ड्राफ्ट कर रहा था लेटर, तो 3 दिन मुझे नींद नहीं आई ये निर्णय लेने के बाद, और उसके निर्णय लेने के बाद भी 3 दिन नींद नहीं आई। ये बड़ा कठोर डिसीजन, ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। 52 साल पहले मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। आज तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई ब्लॉक सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता, हम थे। तो उसके बाद आज पार्टी से नाता छोड़ना बहुत कठिन डिसीजन है। एक जैसे घर में कोई मौत होती है, मायूसी होती है, वैसा डिसीजन है। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी परेशान हम होंगे कि हमारी बात नहीं सुनी होगी जी। हमारी जो आदत थी इंदिरा जी के साथ डिस्कशन करने की, चर्चा करने की, जब हम कुछ भी नहीं थे, यूथ कांग्रेस लीडर थे, फिर उनके साथ इंदिरा जी के साथ जूनियर मिनिस्टर थे। कई चीजों में हमें लिस्टें बनाने के लिए इंदिरा जी कहते। मेरी लास्ट मीटिंग इंदिरा जी के साथ जब हुई, इंदिरा कोई 6 दिन पहले, तो भी आधा पौना घंटा उन्होंने, धवन जी अगर होते तो कहते, उन्होंने मुझे बुलाया। तब मैं जूनियर मिनिस्टर था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का। तो 4 बजे घर में बुलाया और ऑफिस के ड्राइंग रूम में नहीं, घर के ड्राइंग रूम में बिठाया। तो एक तो कहा, मैंने अभी इलेक्शन आने वाला है, मैंने आपको नेशनल कैंपेन कमेटी बनाने के लिए बताया था, वो बनाई कि नहीं? मैंने कहा बनाई है, तैयार है। कहा नाम बताओ। मैंने कहा सब नाम ज़बानी नहीं है, कुछ और जो मुझे ज़बानी थे 10-15 नाम याद, उसमें 2 नामों पर उन्होंने टिप्पणी भी की। फिर मुझसे पूछा, मैं कश्मीर जाना चाहती हूँ 2 दिन छुट्टी के लिए, मुझे चिनार के पत्तों का गिरना बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद इलेक्शन होगा, मैं जा नहीं पाऊंगी, तो मैं जाऊं या नहीं? मतलब इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कैंपेन कमेटी बनाने की लिस्ट से डिस्कशन कर रही है, और कश्मीर अपनी प्राइवेट विजिट के लिए डिस्कस। हमारा तो ये रिकॉर्ड रहा है, और राजीव गांधी के साथ तो यही 8 घंटे यही तो अब राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है, यही तो राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओल्ड गार्ड को अब रिटायर हो जाना चाहिए, यंग गार्ड को अब आ जाना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी जी आपको युवा के नाते लेके आई, वैसे ही राहुल गांधी युवाओं को लाना चाहते हैं। लेकिन आप उनको चापलूस कह रहे हैं, आप उन्हें जाहिल कह रहे हैं, अनपढ़ कह रहे हैं। बहुत अच्छा, सुनिए, बहुत अच्छा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने राहुल बनाई थी जी। उस राहुल टीम में ज्योतिराव सिंधिया आज कहां है? उस राहुल टीम में जितेंद्र प्रसाद आज कहां है? उस राहुल टीम में हमारे जो यूपी के आरपीएन, अभी जो जनरल सेक्रेटरी थे झारखंड के आरपीएन सिंह, वो कहाँ हैं? आरपीएन सिंह कहाँ हैं? उसी टीम राहुल के यंग संजय या सुष्मिता जी आज कहाँ हैं? उसी टीम के अभी हार्दिक पटेल जो 29 साल के भी नहीं थे, वो आज कहाँ हैं? इसी तरह गुजरात के दूसरे यंग लीडर जो राहुल टीम ने अभी बनाए थे, वो आज कहाँ हैं? अल्पेश ठाकुर। इसी तरह से तंवर जो राहुल टीम थे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और पीसीसी प्रेसिडेंट हरियाणा के, वो आज कहाँ हैं? उसी टीम के चतुर्वेदी जो
नेशनल स्पोक्स पर्सन थी जो आज शिवसेना की एमपी हैं, वो कहाँ हैं? खुशबू जो कि 40s में ही थी, लेट 40s में नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो बीजेपी में है। आज हमारे मिस्टर झा जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो कहाँ है? शेरगिल यंग, राहुल गांधी टीम, वो कहाँ है? तो टीम ही उनकी बजी। अरे 60 से ऊपर वालों को प्रॉब्लम है, ये 40 और 50 वालों को क्या प्रॉब्लम है? आजाद साहब, ये राहुल जी के साथ युवा भी नहीं है, आप जैसे वरिष्ठ लोग भी नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? आप कह रहे हैं अनपढ़ों की जमात हो गई है, जाहिलों की जमात हो गई है। आप प्रॉब्लम आप यही नहीं है कि 60 वाले चाहे नहीं और 50 वाला से नीचे आपके साथ कोई चलता नहीं है। जो थे भी, आपने टीम 15 साल बनाई, वो सब भागे। आप बताइए कसूर किसका? मेरा कसूर है। हम तो लिस्ट से आउट हो गए हैं। हम तो खिलाड़ी से, भाई कैप्टन आप आउट हो गए, आपने ओवरेज हो गए, और जो खिलाड़ी कैप्टन थे 21 में से, वो सब भाग रहे हैं। आपने एक आरोप लगाया, तो इस पे भी तो होना चाहिए। मैंने आपकी चिट्ठी को पढ़ा, आपने एक आरोप लगाया कि पीए और सुरक्षा कर्मी फैसला लेते हैं। इसके संदर्भ क्या है? इससे आपका संदर्भ क्या है? देखो, सीनियर लीडरों से तो मिलते नहीं जी। राहुल जी ने जब इस्तीफा दिया, तकरीबन 2-2.5 साल हुए, उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट देना बंद कर दिया। तो अगर अपॉइंटमेंट देना बंद किया, लीडरों से कंसल्टेशन बंद किया, तो फिर वहां से जो ऑर्डर आते हैं आगे जारी करने के लिए, वो कौन किसकी सलाह पे होता? वो तो घर में कोई सलाह देता है, ऑफिस में सलाह देता है, और उनकी सलाह पे पीसीसी और बाकी चीजें बनती हैं, तो वही तो चला रहे हैं। क्योंकि सीनियर लीडरों से तो आपने 2-2.5 साल से, या इवन जूनियर लीडरों से अपॉइंटमेंट मिलना, ऑफिस तो आप जाते नहीं है और घर पे मिलते नहीं है, तो फिर कौन चला रहा इसका? तो आपने कभी सोनिया गांधी जी को ये सलाह नहीं दी कि ये जो पीए हैं और ये जो राहुल जी के पीए हैं या फिर सुरक्षा गार्ड हैं, ये फैसला ले रहे हैं तो ये पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है, प्रियंका जी को आगे कर दे, प्रियंका गांधी को आगे कर दे? आप तो फैमिली के लॉयलिस्ट हैं। आप हिंदुस्तान के बच्चे कांग्रेस को मालूम है, तो उनको नहीं मालूम है। लेकिन अब तो आप पे बड़े सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं सारे आरोपों को तो नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन कुछ आरोप पढ़ना चाहूंगा जिसके अंदर आप पे व्यक्तिगत हमले हुए हैं। सुनिए जी, और कहा गया कि आप मोदीफाइड हो गए हैं। देखो, एक ने तो बोला कि आपको जो पद का लालच है। डीएनए चेस्ट करते हैं, पद का लालच होता तो मैं तब लीडर ऑफ अपोजिशन था, एमपी था, जब हमने G23 की लेटर लिखी थी, और हम में से 90% एमपीज थे लोकसभा राज्यसभा जिन्होंने लेटर लिखी थी, और पद उस वक्त मेरे पास मिनिस्टर का था, दर्जा था, कैबिनेट मिनिस्टर था, एमपी भी 1 साल और था। तो मैं उसी दिन तैयार था कि कल मुझे लीडर अपोजिशन से हटाएंगे। जब हमने हटा दिया, ये कह दिया था कि हमें फुल टाइम चाहिए प्रेसिडेंट और विजिबल प्रेसिडेंट चाहिए, और हमें इलेक्शन चाहिए ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट पे, तो उस वक्त तो मुझे पद की जरूरत ही थी। सबसे बड़ा पद तो मेरे पास था, और एमपी भी में था। लेकिन अब आपने खुद ही, लेकिन आप तो तभी रडार पे आ गए ना गुलाम नबी जी। आप तो तभी रडार पे आ गए जब आपने बोला आपको विजिबल प्रेसिडेंट चाहिए। हाँ, तो विजिबल तो चाहिए, क्योंकि जिसको हमने बनाया था परमानेंट प्रेसिडेंट, वो रिजाइन कर दिए। तो हमने सोनिया जी को सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया था, मैंने नहीं, वर्किंग कमेटी ने। तो 6 महीने जब हमने लेटर लिखा, 6 महीने खत्म हो रहे थे, तो इसलिए हमने खुद, सोनिया जी ने कहा था मैं 6 ही महीने के लिए बनूंगी, एंड दैट वाज सपोर्टेड बाय। लेकिन तो सोनिया जी ने खुद ही बनाया मैं 6 महीने से नहीं रहूंगा। लेकिन राहुल जी पॉलिटिकल, राहुल जी अगर विजिबल नहीं रहते तो वो व्यस्त कहां रहते, बिजी कहां रहते हैं राहुल जी?
अब ये जाने और वो जाने, ये लोग उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछते हैं? नहीं, पर आपने तो पार्टी का कामकाज देखा, कभी आपने पूछा भी होगा राहुल जी से या सोनिया जी से कि कहाँ बिजी रहते हैं राहुल जी, इतने व्यस्त कहाँ और रहते वो हैं? ये आप जब इनविजिबल होते हैं वो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। कहाँ जाते हैं ये भी आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछते हो? जी, लेकिन क्योंकि एक नेता ने, एक कमेटी के चेयरमैन जहां ने, जहां जहां सुनिए, जी जहां अभी गए हैं वहीं जाते हैं। अभी तो वो कह रहे हैं इलाज कराने के लिए गए हैं। नहीं, डॉक्टर को दिखाने के लिए तो मैडम गए हैं। जी, वो भी साथ गए हैं शायद दिखाने के लिए। हाँ, टचवुड मैडम ठीक है। मैडम अगर ठीक नहीं होती तो कल प्रिजाइड नहीं करती वर्किंग कमेटी। जी, लेकिन क्या राहुल गांधी जी, और भगवान से मेरी जी, क्या भगवान से मेरी प्रार्थना है, मैडम स्वस्थ रहे, मैडम की लंबी आयु रहे, और मैडम को आगे करके हर चीज में उनके कंधों पर बंदूक रख के हर वक्त बच नहीं सकते हैं। जी, मैडम को जब तक हिम्मत थी, काम कर सकती थी, वो लोगों से मिलती भी थी, कोऑर्डिनेशन भी करती थी, स्टेटें जीतती भी थी, सरकारें बनती भी नहीं थी। अब नाम उनका आगे रखो और चलाओ आप, और जीत परफॉर्मेंस जीरो हो तो बेचारी उसको क्यों उस पर दोष लगाते हो? ये एक आजकल बड़ी पहेली बनी हुई है गुलाम नबी आजाद। मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के चपरासी जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो हंसी आती है। अब चपरासी को लेकर चर्चा हो रही है। ठीक, ये कौन है चपरासी, अनपढ़, तो ठीक है ना। चापड़ूस, कौन कौन लोग हैं ये? अरे अरे अरे, कोई किसी चीफ मिनिस्टर का स्टाफ ओएसडी रहा है, जी, कोई यूनियन मिनिस्टर का ओएसडी रहा है, तो वो हमको कांग्रेस का पाठ पढ़ाते हैं, हमको डीएनए चेक करते हैं। एक आदमी था जिसको मैंने एज ओएसडी एक दूसरी अपोजिशन पार्टी के चीफ मिनिस्टर से जानता था, वो हमें पाठ पढ़ाता था। एक ओएसडी था चीफ मिनिस्टर का, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो हमें कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत दिया। तो अब ये कौन है? अब जो मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टरों के ओएसडी जब वो थे, तब हम यूनियन मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो वो हमको कहेंगे तुम्हारा डीएनए टेस्ट करेंगे और ये कांग्रेसी नहीं है। तो ओएसडीज हम दो के तो मैंने अभी नाम बताए, ऐसे कई नाम हैं। पर आप वो यू कैन नेम देम आल्सो, आप उनका नाम भी ले सकते हैं। अरे वो दुनिया सब जानती है, आप सब पूछे कौन कौन ओएसडी थे, कौन किसके साथ ओएसडी थे, आज वो किस पोजीशन में है। अच्छा, मेरा अगला सवाल कांग्रेस का हमारी जी 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 बोलिए आजाद साहब। और ये बेचारे स्पोक्समैन बच्चे उठाते हैं कॉलेज के, उनको पढ़ाया जाता है ये बोलो वो, उनको बेचारा कांग्रेस की हिस्ट्री का मालूम नहीं, तो स्पोक्समैन वो बेचारे क्या जाने। जी, मेरा अगला सवाल है, इसीलिए मैं कहता हूं अनपढ़। ये जो अनपढ़ों की जमात है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अब अनपढ़ों की जमात है, जाहिलों की जमात है। मेरा अगला सवाल ये अरे है, अनपढ़ नहीं होता है, सुनिए जी, अनपढ़ का मतलब नहीं है कि अंग्रेजी आए उसको अनपढ़। जो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में रहे, चाहे उसने ऑक्सफोर्ड से भी एजुकेशन हासिल की हो, कैम्ब्रिज से एजुकेशन हासिल की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमें सबक सिखाता है और कांग्रेस पार्टी का एबीसी नहीं जानते हैं, उसको मैं अनपढ़ कहता हूं। लेकिन कांग्रेस इस बात को प्रचारित कर रही है कि आपको हमने सब कुछ दिया, आपको हमने सब कुछ दिया, लेकिन आपने जब वक्त रहते हमारे को, जब सब कुछ चाहिए था, आपने नहीं दिया। यानी उनका कहना है, वो ये कहते हैं कि G23 की चिट्ठी जब लिखी, जब सोनिया जी बीमार थी, अब कांग्रेस जब बीजेपी के साथ लड़ रही थी और भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी, तब आपने अटैक कर दिया। आप कह रहे भारत जोड़ो तो बाद में करिएगा, पहले कांग्रेस जोड़ो करिए। अरे पूरी कांग्रेस 8 साल से बीमार है, पूरी कांग्रेस ही 8 साल से बीमार है, और हमने इलाज किया, बताया कि इस कांग्रेस का इलाज सुपर स्पेशलिस्ट कर सकता।
आप कंपाउंडरों से इलाज करा रहे हो। तो जिस बीमारी का इलाज आप कंपाउंडरों से कराते रहे हो, आपके पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, सुपर स्पेशलिस्ट मौजूद है, उनसे इलाज नहीं कराते। लेकिन गुलाम नबी आजाद, अभी भी आप जारगन्स में बात कर रहे हैं, ये कंपाउंडर कौन है? और ये सुपर स्पेशलिस्ट तो हम समझ रहे हैं कौन कौन है, लेकिन ये कंपाउंडर कौन है? क्या आपको लगता है? जी, आप कांग्रेस में सबको, मैंने आपको, अगर लेटर आपने पढ़ी है, आप सिर्फ लेटर पढ़ते हो राहुल गांधी से, मैंने पूरी लेटर पढ़ी है। 5 पन्ने की लेटर तो अगर पढ़ी होती तो मैंने कहा उसमें कि 100% स्टेटों का इंचार्ज रहा हूं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और 90% स्टेटें जीती हैं। जी, पूरी पता है, आंध्रा, पंजाब। उन्होंने मुझे दिया। अरे साहब, वो तो आज की बात है। मैंने, सोनिया गांधी ने मुझे 8 स्टेटें दी पहले 6 साल में, उनमें मैंने 7 जीती। उनमें एक स्टेट वो भी है जिसकी वजह से यूपीए बनी। तो अब मैंने दिया उनको कि उन्होंने मुझे दिया। राज्यसभा में कश्मीर से 3 दफा आया। पहली दफा आया तो कांग्रेस की 6 सीटें थी और वोट चाहिए थे 30। 6 सीटों पे अभी कांग्रेस कैंडिडेट आपने जीते देखा। मैंने 30 नहीं वोट लिए, मैंने 46 वोट लिए। तो मैंने कांग्रेस को वो सीट दी कि कांग्रेस ने मुझे दी। दूसरा इलेक्शन जीता, कांग्रेस के पास 17 वोट थे एमएलए। वो 17 एमएलए भी मैंने ही लाए था, कैंपेन कमेटी का मैं ही चेयरमैन था, मैंने ही लाए थे। और चीफ मिनिस्टर मेरे बनने के बाद, चीफ मिनिस्टर के दौरान मैं जो मेहनत की थी, वो 17 भी मेरे वक्त में थी। जी जी जी, मुझे 13 कम थे, 30 चाहिए थे, मैंने 13 लाए। आजाद साहब, सीट भी मैंने दी, आजाद साहब, कांग्रेस ने दी। आजाद साहब, सुनिए, आप ये क्वेश्चन पूछते हो, सुनिए जी। 12 जब थी लास्ट इलेक्शन 2014 में, 12 सीटें थी, 12 सीटें पे भी मैंने राज्यसभा जीती, 18 मैंने बाहर से लाई। मुझे बताइए, ये 12 पे, 17 पे, 6 पे मैंने सीटें जीती राज्यसभा की, तो ये मैंने उनको सीटें दी कि उन्होंने मुझे दी? अच्छा देखिए, एक बात बताइए, ये अगर जी आपको लगता है प्रियंका गांधी को आगे कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि अब नए अध्यक्ष की चर्चा दोबारा जोरों से चल पड़ी है? क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए? सुनिए, अब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, किसी को लाएं, ए को लाएं, बी को लाएं, 10 प्रेसिडेंट को लाएं, मुझसे क्या लेना देना। वो तो कह रहे हैं अब आप मोदी के साथ हैं, मोदी जी ने आंसू बहाए थे आपके लिए। और जो गले मिले लोकसभा में, उनके खिलाफ 10 मिनट बोलने के बाद जाके गले मिले कि मेरे दिल में तुम्हारे कोई नफरत नहीं है, मैं, ये आपका बहुत आदर है, वो किससे मिले? मैं मिला था गले, राहुल जी मिले लोकसभा में। मैं तो लोकसभा का मेंबर भी नहीं था। तो फिर उनने क्या कहा गले मिलके कि मुझे आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आपका आदर है, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत कुछ नहीं है। ये तो लोकसभा के रिकॉर्ड में है और दुनिया के टेलीविजन में जी, अभी भी यूट्यूब के लिए। तो अब कौन मिला है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। गुलाम नबी आजाद ने जिस अंदाज में कांग्रेस और राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे कांग्रेस पार्टी की लाचारगी सबके सामने आ गई है, देश के सामने आ गई है। आज गुलाम आजाद हो, कहां जाने की तैयारी, इस बोलने की आवश्यकता नहीं है। आंसू पार्लियामेंट में ऐसे नहीं बहाए गए थे। मोदी जी ऐसे नहीं रो सकते जब तक उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र ना हो। स्वतंत्रता है सबको कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का। अरे पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है, ये पब्लिक है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। कांग्रेस के दुख भरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि कांग्रेस के एक और बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को गुड बाय अर्थात टाटा बोल दिया है। एक होता है वार, एक होता है प्रहार और एक होता है लाचार।
गुलाम नबी आजाद ने जिस अंदाज में कांग्रेस और राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे कांग्रेस पार्टी की लाचारगी सबके सामने आ गई है, देश के सामने आ गई है। 5 पेज की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि 2013 में राहुल गांधी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही कांग्रेस की बर्बादी का दौर शुरू हो गया था। गुलाम नबी का आरोप है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी गार्ड फैसला लेते हैं और तमाम वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। राहुल गांधी के आने के बाद से पार्टी में चर्चा की परंपरा समाप्त हो चुकी है। गैर अनुभवी और चापलूस पार्टी का कामकाज संभाल रहे हैं। दोबारा सुनिए, गैर अनुभवी और चापलूस पार्टी का कामकाज संभाल रहे हैं, यानी चापलूस गैंग कांग्रेस में हावी है। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया है कि मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश फाड़ना 2014 में पार्टी की हार की मुख्य वजह बना। गुलाम नबी आजाद ने सलाह भी दी है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए गुलाम नबी आजाद पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है और उनके डीएनए को मोदिफाइड बता दिया है, यानी अब गुलाम नबी आजाद दिन मोदी की गोदी में बैठे हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस की इस दुर्गति की वजह क्या है, इलाज क्या है? क्या परिवार पार्टी के खात्मे की वजह बन चुका है? आज उसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। राहुल पर वार, गुलाम नबी पर आर पार। कांग्रेस के एक और बड़े नेता की विदाई हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद ने एक लंबी चिट्ठी में सीधे राहुल गांधी पर कई बड़े हमले किए। उन्होंने लिखा कि आपके यानी कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। 2013 में राहुल गांधी के आने के बाद बातचीत का खाका ध्वस्त हो गया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। अब राहुल गांधी के पीए और गार्ड्स फैसले ले रहे हैं। वहीं G23 नेताओं को बार बार बेइज्जत किया जाता रहा। मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ना 2014 की हार की एक वजह बना और कांग्रेस को पहले भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हमारे यहाँ डर रहे हो तो बाहर निकालो, चलो भैया जाओ, RSS की ओर जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए। पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुतालिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूं। आपको राज्यसभा नहीं मिली, परेशान हो गए। बिना पद के 1 मिनट सांस नहीं ले सकते कुछ नेता हमारे यहाँ। ये उनमें से एक है। रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। ये जुगलबंदी है, शुरू हो रही है। एक एक कर कांग्रेस के पुराने और अनुभवी नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। सबकी एक शिकायत कॉमन है कि गांधी परिवार तक पहुंच बहुत मुश्किल है और पार्टी में अब जमीनी स्तर पर कामकाज विलुप्त हो गया है। ऐसा ही चला तो देश की सबसे पुरानी पार्टी का अस्तित्व आखिर बचेगा कैसे? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। राहुल पर वार, गुलामी पर आर पार, आज की चर्चा का विषय यही है। और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? आज इस बड़े दिन पर मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की ओर से 2 दिग्गज नेता। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं और नेता है कांग्रेस पार्टी के। आपका अभिनंदन है। आज की चर्चा में मेरे साथ अनुज अत्रे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन करिए। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ अवनी देश अवस्थी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ के विचारक भी हैं, उनका अभिनंदन है। कलीमुल हाफिज है मेरे साथ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के। आज इस बड़ी पॉलिटिकल चर्चा में उनका भी अभिनंदन है। और जनता जनार्दन है आज के इस विषय के ऊपर। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस में नेताओं का अपमान होता है, फैसले पीए और सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं, सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन किया हुआ है, चापलूसों का ग्रुप हावी है पार्टी के ऊपर। आचार्य जी, पिछले 20 साल में ऐसी बड़ी पॉलिटिकल चिट्ठी शायद कभी नहीं आई है। क्या आपको लगता है आज का दिन
वाकई कांग्रेस के लिए आंखें खोलने वाला है, या जैसा कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, जो जाता है जाए। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, पवन खेड़ा भी यही कह रहे हैं, जयराम बाबू भी यही कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी भी यही कह रहे हैं, जो जाता है जाए। अच्छा, अब ये बताओ, अगर ये ना कहें तो क्या कहा जाए? ये भी आप बताओगे अनिल जी? नहीं, अब बोलने दीजिए। लो जी, इनका भी स्वागत कर दो। ये कह रहे हैं आप भी निकल आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके 60 सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। आचार्य जी। अमीश जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस दौर में इस तरह से कांग्रेस को छोड़ के जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत अफसोसजनक बात है और कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब इतने सीनियर लीडर थे हमारे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने इंदिरा जी के साथ से सफ़र शुरू किया था, वो राजीव गांधी के साथ रहे, नरसिम्हा राव जी के साथ रहे, सीताराम केसरी जी के साथ रहे, उसके बाद सोनिया जी के साथ रहे और राहुल गांधी जी के साथ रहे। अब सवाल आता है कि जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने जो हमले किए हैं वो बड़े गंभीर हैं और उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस चापलूसों की पार्टी है। देखिए, उन्होंने जितनी बातें उठाई हैं उसमें कुछ बातों से मैं सहमत हूं और कुछ बातों से मैं सहमत नहीं। चापलूस वाली बात से सहमत है या असहमत है? मैं उनके उठाए हुए मुद्दों से सहमत हूं कि कांग्रेस को एक सशक्त अध्यक्ष चाहिए। मैं उनके इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फेयर होना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि राहुल जी जब कांग्रेस पार्टी के कमान संभाली राहुल गांधी जी ने, तो उनके साथ जो लोग थे वो पॉलिटिक्स को नॉन पॉलिटिकल तरीके से करना चाहते थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए थे। एक गुलाम नबी आज़ाद जी का ये सवाल ठीक है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ये जो कहते हैं कि अब कांग्रेस बिल्कुल डूब चुकी है, नहीं उठेगी, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, मुझे लगता है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और मैं इससे सहमत होने को इसलिए भी तैयार नहीं हूं क्योंकि कांग्रेस किसी व्यक्ति को साथ लेकर चले और विचार को साथ लेकर चले, दोनों अलग अलग बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अपनी विचारधारा पे कायम रहती है तो एक दिन दोबारा से सशक्त होकर के देश में फिर राजनीति। ठीक है, अभी तक तो आरोप लगते थे कि मीडिया मोदी जी के साथ हो रहा है, बाकी लोग मोदी जी के साथ हो रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद मोदीफाइड हो गए और जयराम रमेश कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। मतलब सीबीआई ईडी आप चला रहे थे, यहां तक तो ठीक था, गुलाम नबी आजाद को भी आप ही चला रहे हो। ये 5 पेज का आरोप पत्र नहीं है, ये परिवारवाद का समापन सत्र चल रहा है। ये परिवारवाद का समापन सत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी कही हुई 5 वर्ष के पहले जो बातें थी वही हूबहू याद आती है। और कई सारे नेता जो उस समय वहां पर थे मुझे ताने मारते थे, पर आज वही नेता बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब पार्टी नहीं रही। महात्मा गांधी के जमाने में पार्टी हुआ करती थी परिवार की तरह, आज मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है और 2.5 लोगों की ये पार्टी बन चुकी है। आज ये 2.5 लोग, क्योंकि हाफ टाइम है, पार्ट टाइम है, कुछ लोग 2 परमानेंट है, 1 पार्ट टाइमर है, बाकी जनता बहुत समझदार है, वो समझ गई है। और देखिए, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, केवल सीडब्ल्यूसी है। और वो सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं है, वो चाटुकारिता वाली कमेटी है। चाटुकारिता वाली कमेटी मतलब कि आज एआईसीसी का नाम मैं बदल कर जाता हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चमचों वाली कमेटी, ऑल इंडिया चमचों वाली कमेटी। और आईएनसी का मतलब क्या है? आईएनसी मींस आई नीड कोटरी, कोटरी चाहिए मुझे। आप बताता हूं, 2-3 गंभीर विषय उठाए हैं। पूरे देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का दावा ठोकने वाले राहुल गांधी, इमरजेंसी के पोते, अपनी पार्टी में इमरजेंसी लगाकर रखी है। कोई आवाज उठाता है तो बोलते तू गुलाम बनकर रहे, आजाद बनेगा तो पर काट लिए जाएंगे। ये जो पूरे देश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, अपनी पार्टी में आंतरिक चुनाव नहीं कर पाते हैं। ये जो कहते हैं कि हम सबसे टॉलरेंट है, अगर G23 कोई बात रखे पार्टी के सुधार की तो टॉलरेट नहीं कर पाते। और आखिर 10 सेकंड लूंगा, देखिए मेरा दर्द बाहर आ रहा है, 5 साल पुराना दर्द है। अभी जी थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने तो ये बात आप जो कह रहे थे वो गुलाम नबी आजाद भी कह रहे थी, वही तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि देखिए आज जो है ये जो पूरा सत्र है, समापन सत्र परिवारवाद का, ये क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी स्पेशल पर्पस व्हीकल है परिवार की, जहां पर केवल परिवार को तवज्जो है, परफॉर्मेंस को नहीं। इसलिए 39 चुनाव हार जाते हैं, 49 में से 39 चुनाव हारते हैं, पर राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ, राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ, राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ। ऐसा है कि केवल वो बनने को तैयार नहीं है।
वो कह रहे हैं वो क्योंकि बनने को तैयार अच्छा नहीं है। याद दिला दिया, वो इसलिए बनने को तैयार नहीं है क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल चाहते ऑल माय पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही गुलाम नबी आजाद चिट्ठी में लिख रहे हैं। इस चिट्ठी में यही गुलाम नबी आजाद लिख रहे हैं कि राहुल गांधी सारे डिसीजन रिमोट कंट्रोल से ले रहे हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है लेकिन फैसले वो कर रहे हैं। अनुज अत्रे, ये जो रिपोर्ट कार्ड आई है, ये आईना आपको दिख रही है या आपको पता था सब कुछ? देखिए, संघर्ष के समय जो पार्टी से बाहर होकर के जाते हैं उन्हें आजाद नहीं कहा जाता। आप वही आजाद हैं कि जिस समय आपका कोई वजूद नहीं था 1980 में, संजय गांधी के साथ आप थे, युवा एक नेता, और उसको सीधा जम्मू कश्मीर से उठा करके महाराष्ट्र से लोकसभा का टिकट देकर के पार्टी सांसद बनाती है, जितवाती है। और लगातार 42 वर्ष बिना किसी पद के अगर कोई नेता, एकमात्र नेता कांग्रेस का रहा है तो ये गुलाम नबी आजाद साहब रहे हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए कहां जा रहे हैं सबको मालूम है, कहां जाने की तैयारी है, कहां जाने की तैयारी, इस बोलने की आवश्यकता नहीं है। आंसू पार्लियामेंट में ऐसे नहीं बहाए गए थे, वहीं जा रहे हैं और वहां जाके गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए, अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए जा रहे हैं। पार्टी ने लगातार उनको ओहदा बढ़ाया, उनका कुछ ना होते हुए भी सब कुछ दिया। जयराम रमेश कहते हैं पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन, ये संयोग नहीं सहयोग है। जिनकी आयु गुलाम नबी आजाद ने जितने वर्ष कांग्रेस पार्टी में सेवा दी होगी उससे कम है, वो आज गुलाम नबी आजाद और ऐसे सीनियर लीडर को तू तड़ाक से बात करते हैं और उन्हें घटिया और गद्दार बताते हैं। तो ये आजकल के आए हुए नए नए लोग, मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया, मैंने नाम किसी का लिया क्या? अमीश जी, मैंने किसी का यहाँ पर नाम लिया? अमीश जी देखिए, ऐसे तो डिबेट हाईजैक हो जाएगी। तो विषय उठाए गुलाम नबी आजाद, छोड़ दीजिए मैं बीजेपी का हूं नहीं हूं, ये विषय 5 साल पहले मैंने उठाए थे। यही विषय हिमंता बिस्वा शर्मा, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, कुलदीप बिश्नोई, सतपाल महाराज, ये 2022 के, सतपाल महाराज तो पहले के 2022 के नाम है। इससे पहले 150 कांग्रेस नेता छोड़ के सभी लोग ये आरोप उठाते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि तुम बिकाओ पर पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत ठीक है। और क्या 5 विषय? आंतरिक चुनाव नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं, क्या गलत कहा? देखिए, इन लोगों की जिनकी सूची इन्होंने बताई है, जनता देख रही है कि सब ना सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किस दल की गोद में जाके बैठे हैं। ऐसा है, घर में लगी है मेरे आग, मैं बोल रहा हूं पड़ोसी के घर में देखो क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में देखो क्या हो रहा है। अरे अपने घर में आग लगी है, हम ये कह रहे हैं आप अपने घर में आग नहीं बुझाना चाहते। ये कह रहे हैं कि हमारा घर में देखो, पहले अपना घर देख लो। अपने मार्गदर्शक हम कह रहे हैं कि देखिए बना दिया, पहले उनको देख लो। आप ही के घर वालों ने कहा है ना आंतरिक चुनाव हमारे घर के नहीं रहे, ना अगर हमारे के बाहर किसी की सुनी जाती है, हमारे घर के होते का इस तरह से नहीं लिखते। देखिए, आप पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट के हैं, ऐसी चिट्ठी पिछले 20 साल में आपने देखी है? देखिए, ऐसा है, चिट्ठी ऐसी आई हो या ना आई हो, लेकिन अभी शहजाद ने लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई है। पहले आदमी नहीं है गुलाम नबी आज़ाद। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे तो लगता है कि ये 2024 का नहीं है, G23 में निपटा देगा कांग्रेस को। अब 24 तक की वेट करने की भी जरूरत नहीं है। और अमीश जी, हम सब लोग पता नहीं क्यों आपस में कहते हैं सबसे पुरानी पार्टी। जिस पार्टी के 3 चुनाव चिन्ह बदल चुके हैं वो पार्टी पुरानी कैसे हो सकती है? सबसे पहले चरखा लगता था, उसके बाद आजादी के बाद 2 बैलों की जोड़ी आई, फिर गाय बछड़ा आया, अब हाथ का चुनाव चिन्ह। आप क्यों कहते हैं कि सबसे पुरानी? कोई पुरानी पार्टी नहीं है ये 1980 के बाद की पार्टी है, इंदिरा जी वाली पार्टी। यस, एक समय तो कांग्रेस आई, कांग्रेस जी 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 जी। एक मुझे, क्योंकि बहुत सीरियस डिबेट चल रही है, मुझे पंकज उदास का ही है शायद, वो चिट्ठी आई है, ये जो चिट्ठी आई है इसने आपकी बिल्कुल हालत खराब कराई है। ओके, मैं 1 सेकेंड पहला रिएक्शन आपसे ले लेता हूं। पहली बार आप बोल रहे हैं, पिछले 20 साल में आपने अपने पॉलिटिकल जीवन में ऐसी चिट्ठी देखी है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का संजीदा होना, सशक्त होना ज़रूरी है। आज जो मोदी जी और मोदी सरकार की गलत नीतियों के बावजूद जो बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो उसकी एक ही वजह है, वो है कांग्रेस की नाअहल लीडरशिप। अगर कांग्रेस की नाअहल लीडरशिप ना होती तो आज आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से या भाईचारा की दृष्टि से पूरा देश फेल हो रहा है। लेकिन फिर भी मोदी जी का जयकार है। वो इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, और उस पे भी वो एक खता पे और बड़ी खता कर रहे हैं। अब उन्होंने जो कांग्रेस का फाइनेस्ट ब्रेन था गुलाम नबी आज़ाद, जितना मैं जानता हूं गुलाम नबी आज़ाद साहब को पर्सनली,
उनसे अच्छा ब्रेन इस वक्त पूरी कांग्रेस में नहीं है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अब brainless हो गई। एक सेकंड, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 49 में से 39 चुनाव स्टेट के और 2 लोकसभा चुनाव हारी। मतलब कि वो तो मोदी जी के सबसे अच्छे मित्र हो गए। उसका मतलब तो मोदी जी का सबसे बड़ा एजेंट राहुल गांधी है। बताइए, सबसे बड़ा एजेंट इस राहुल गांधी। आचार्य जी जहां जाता है मोदी जी जीत के जहां जाता है मोदी जी को जितवाता है। देखिए ये बात तो अब बीजेपी लगातार कहती है कि राहुल है तो हमें कोई खतरा नहीं है। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर बवाल मच रहा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो शहजाद पूनावाला और बीजेपी को तो मजा आ ही रहा होगा, और वो आ ही रहा, देख रहे हो आप। ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात आंसू नहीं रुक रहे। हाँ, दूसरी सॉरी दूसरी बात ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब पार्लियामेंट से उनकी विदाई का भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी हमारे परिवार के, हमारी पार्टी के सदस्य के लिए उसकी आंख से आंसू छलकते हैं, तो ये हमारे लिए फक्र का विषय होना चाहिए, गौरव का विषय होना चाहिए। लेकिन आप ही के तो नेता कह रहे हैं आचार्य जी, जहां आप तक ही के तो नेता कह रहे हैं कि ये आंसू में ही कोई चाल है। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहीं आप तो आजाद होने की फिराक में नहीं है। पब्लिक की तरफ से भी आवाजें कुछ उठ चुकी हैं। वो कह रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर जन भावनाओं का सम्मान करेंगे क्या आप? गुलाम नबी आज़ाद साहब पे बहस है। जब मैं चिट्ठी लिखूंगा तो उस पर चिट्ठी मतलब लिखने वाले हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब आप भी चिट्ठी लिखने वाले हैं। अभी मैंने ना चिट्ठी लिखी है, मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। ये अनुज आत्रे आज कांग्रेस के हैं। राहुल से कितनी बार मिले 1 साल में? राहुल गांधी से कितनी बार मिले? अनुज जी जवाब तक कितनी बार मिले टोटल? देखिए, हर मौन है, मौन है, और मौन रहना एक को कहा गया है। मौन, सवाल और जवाब खुद ही करेंगे तो राजनीतिक कैसे? विश्लेषक भी है। जी जी जी। देखिए, प्रश्न राहुल जी से मिलना है या नहीं मिलने का नहीं है। मैं जब चाहूंगा, मुझे इतना विश्वास है, मैं जब चाहूंगा, जब समय लूंगा, मैं मिल लूंगा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं, आज पार्टी से निकल के ये दूसरे दल में आ गए, तो जैसे अभी आचार्य जी ने कहा, ये शोभा नहीं देता कि आप जिस दल में रहे हैं, जिससे आपको पहचान मिली हो, और आप दूसरे दल की गोद में बैठ करके अपने पुराने परिवार को इस तरह से दल में हो। आप भी उसी दल में हो। उसी दल में है, तुम दल में हो। अनुज अत्रे, 20 सेकंड में एक बात जवाब दीजिएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा आप क्यों निकाल रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि इस समय तो कांग्रेस को जोड़ने की ज्यादा आवश्यकता पड़ गई है। भारत जोड़ो तो छोड़िए, भारत तो जोड़ना बीजेपी कह रही है वो हमारा काम है, हम भारत को जोड़ लेंगे, आप कांग्रेस को जोड़ के रखिए। इसीलिए तो निकालनी पड़ रही है। ये राहुल जी ने जो, कांग्रेस पार्टी राहुल जी की वजह से निकालनी पड़ रही है। बिल्कुल नहीं। देखिए, अब आप, अरे बोल दिया आपने, क्या बोल दिया अमित जी, आप ये क्या हो गया? 20 सेकंड देखिए, मुझे लग रहा है खड़े होके बोलिए। एक सेकंड जो सर सच्चाई होती है वो सामने दिख जाती है। क्या दिखा, क्या बोला? यही दिखा जो आपने बोला कि ये राहुल गांधी जी की तरफ से ही ऐसे बोला। राहुल की वजह से आपको, मुझे आपत्ति है इस चीज पे, जरा आप बोलने दीजिए। हमें तो आपत्ति, सुनिए, अरे आपत्ति किस बात पे? अपनी बात पर। नहीं, कौन फंसा है? किसने अपनी बात पर आप आपत्ति? शब्द बीच में रोक करके, बोला, आपने बोला राहुल, मेरी बात बीच में रोक करके, आपके हाथ में माइक है, मेरा ऑडियो डाउन कर दीजिए। आप जो मर्जी कर बोले, और आप कहें मैंने क्या बोला? नहीं, गलत। पब्लिक ने सुना, ये क्या बोला? गलत, ये गलत। दो लोगों को सुना देता हूं। अच्छा, एक सेकंड, एक बुजुर्ग आदमी भी है, आपने क्या बोला? अरे आप पहले मेरी बात पूरी सुनो, उसके बाद आपकी क्या बता रहा हूँ। खड़े हुए को बोलने दीजिए। अरे बोलने तो दीजिए भाई इनको। अरे पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। नहीं, एक बात तो है, कांग्रेस वाले उन्होंने कभी भी सही बात का जवाब नहीं देते। अगर मुंह से निकल भी आता उसको भी झुटला देते हैं। अभी क्या बोला इन्होंने? नहीं, जो सब ऑडियंस ने सुना है, मैंने नहीं सुना है। निकल गया आपके मुंह से कि राहुल जी की वजह से हमें कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। हाँ करवा ले, बता दीजिए क्या बोला है, उन्हीं से बुला दीजिए। इन्होंने कहा राहुल जी की वजह से हमें यात्रा निकालनी है। वो बताता हूँ उसका कारण क्या है। आंदोलन कारण है। अच्छा, देखिए, आपने सवाल किया भारत जोड़ो यात्रा का, और मैंने कहा बिल्कुल राहुल जी इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि देश का ताना बाना इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर रखा है।
उस ताने बाने को ठीक करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तबाह की है, देश का राजनीतिक अच्छा, कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकलनी चाहिए नहीं निकलनी? कांग्रेस तो जुड़ी हुई है, ये गुलाम नबी आजाद जुड़ा हुआ है, अरे जो जितिन प्रसाद जुड़े हुए हैं, नहीं, आरपीएन जुड़े हुए हैं। ये अगर असली कांग्रेसी होते तो बिना पद के कांग्रेस में रुक के दिखाते, हम मानते हैं इनको। आचार्य जी ने आपको ऑफर दिया कि अगर आपको पुराने घर की इतनी याद आ रही है तो घर वापसी कर लीजिए। शरद पवार ने कहा है कि जिनको ये हवेली मानते हैं वो खंडर है, कोई खंडर में वापस नहीं जाता। शरद पवार जी से पूछ लीजिए। दूसरी बात, अमीश जी 5 वर्ष पहले भी आप और मैं मित्र थे, और जब मुझे कांग्रेस वाले ताने मारते थे, गद्दार कहते थे, देश का गद्दार, पार्टी का गद्दार, परिवार का गद्दार कहते थे, तब भी मैं यही पॉइंट उठाता था, और तब मैं कोई बीजेपी में नहीं था। अमृत मंथन यानी कि देश के 75वें साल में जब देश पहुंचा है और इस तरह की रफ्तार के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उस पर हम बातचीत करें। और आज हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सब्सक्राइबर ओन करता है, लेकिन ये जो स्थिति है या जो आज की भारत की सिचुएशन है ये इस तरह की नहीं है। एक बहुत ही लंबा सफर भारत ने तय किया है इस पूरी जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में चले जाते जा रहे हैं, ये भाजपा दूसरी कांग्रेस बन गई है क्या? दूसरा, भाजपा ने कहा था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज की डेट में भाजपा कांग्रेस युक्त भाजपा बन चुकी है जी, है ना? बहुत बढ़िया सवाल है। आप तो खुद कांग्रेस। हाँ बोल। दूसरा अब उनका सवाल भी आने दीजिए, है ना? जैसे कांग्रेस के कुछ नेता थे, सिंधिया जी, जितिन प्रसाद जी, कल तक ये देशद्रोही थे, गद्दार थे, पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे, है ना? व्यापम वाले मामा कहते थे ना सिंधिया जी को जी कि झांसी की रानी के गद्दार हैं, आज वो महान देशभक्त बन गए हैं। जी जी जी, वो कहते हैं कि आप कांग्रेस मुक्त भारत करते करते बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। आप तो खुद कांग्रेस से आए हैं। जवाब। अब सवाल भी सुन लीजिएगा। जी जी जी। सबसे पहले कांग्रेस को तोड़कर जाने वाली ममता दीदी थी क्या हमारे साथ? सवाल अच्छा है। मैं तो बोल रहा हूँ, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ना आचार्य जी, मैं तो बोल रहा हूँ कि इनको, अरे सुन, अरे एक एक करके बात रखते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इनको भी बना दो अध्यक्ष, ये भी ज्यादा लायक है राहुल गांधी के, पर कहाँ आपने उसको बना रखा है? सुन लीजिए, प्रियंका और राहुल और परिवारवाद के बीज को हटाकर ऐसे युवाओं को ले आओ तो आपकी पार्टी ज्यादा चलेगी। सुन लीजिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले कांग्रेस को तोड़कर भागने वाले लोग थे शरद पवार जी, हमारे साथ है क्या? आज उन्हीं के साथ जाकर लिपट गए फिर से। ममता बनर्जी जी हमारे साथ है क्या? आज उन्हीं के साथ गठबंधन बनाकर चले गए। हम तो कह रहे हैं सारे लोग हमारे साथ नहीं है। हाँ, जब हम कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं तो कांग्रेस मुक्त का क्या मतलब है? कांग्रेस एक संस्कृति बन चुकी है, भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, नेपोटिज्म की, डायनेस्टी की, अनअकाउंटेबिलिटी की, इमरजेंसी की, तानाशाही की। ये बात मानसिकता ये सवाल है। मैं आपको एक आचार्य जी ने कई बार मेरे कार्यक्रम में कही है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है, हमें क्या मुक्त करेंगे ये लोग? बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है, ऐसा है जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति हिंदू आतंक जैसे शब्दों का विरोध करे तो क्या उसको हम कहेंगे कि वो बीजेपी युक्त हो चुका है? मुझे लगता है राष्ट्रवाद के पटल पर कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें बीजेपी कांग्रेस होते ही नहीं है। ये तो उनकी परंतु बात ये जो लोग हैं, बात करी जो शामिल हो चुके हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, शहजाद पूनावाला, ये सब लोग वही नाम है ना? ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ना। उसमें आचार्य जी का भी नाम अब थोड़े दिनों के बाद मुझे पता नहीं कहाँ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। आचार्य जी मना कर रहे हैं। नहीं, अच्छा फिर देखिए भाई, वो ऑनर भी चला जाएगा। हाँ, तो देख लीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पार्टी चाहे जो भी हो, कुछ लोग देश के लिए सोचते हैं और देश को परिवार के ऊपर रखते हैं, तो वो क्या बीजेपी वाली सोच वाले होंगे? मुझे लगता है कि वो भी सोच वाले लोग होंगे, और वो लोग अगर आवाज उठाते तो अच्छी बात है। 30 सेकंड। देखिए, पहली बात यह है, मैंने साफ कर दिया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी छोड़ के गए हैं, इसका नुकसान हमें होगा और हमें इसकी तकलीफ है।
तक कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, उस पर बहुत गंभीरता से चिंतन हो भी रहा है और चिंतन करने की आवश्यकता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं आज भी ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की जो कमान है, कांग्रेस का जो चेहरा है, अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान नहीं लेने को तैयार है तो प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए। लेकिन ये फैसला कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग बैठ के कर। जब मैं चुनाव लड़ना चाहता था और मैंने अपना नामांकन भरने गया तो सुनिए और हाँ ये सुनिए, ये तो कह रहे मैं 10-11 साल काम किया हूं। मैं उस समय पर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी भी था। उस समय पर मुझे मणिशंकर अय्यर ने कहा, टीवी पे बयान दिया उन्होंने कि यहां पर तो एक ऐसी है कि यहां पर जैसे मुगल सल्तनत चलती है वैसे यहां पर मां के बाद बेटा ही बनेगा। तुम कहां से पर्चा भरने आ गए? ये मुझसे कहा गया। दूसरे वाले ने मुझे कहा, जो फिर पार्टी छोड़ गई और शिवसेना उद्धव सेना में चली गई, उन्होंने कहा ये तो सदस्य ही नहीं था पार्टी का। प्रियंका चतुर्वेदी जो खुद कांग्रेस छोड़कर उद्धव सेना में राज्यसभा का सीट लेने चली गई, मुझसे कहने लगी कि तुम पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना था आचार्य जी बड़े अदब से, प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में उसको डायरेक्टली जनरल सेक्रेटरी बनाया, सारे जो प्रदेश हारे उसके प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा हुआ, इसने 7% वोट को 2% में घटा दिया और अमेठी की सीट भी लोकसभा में हार गए। आज तक क्या परफॉर्मेंस नहीं दिया तो परिवार के आधार पर क्यों रखा है उसको? इनको बना दे जनरल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं बनाया? 19 के चुनाव के बाद जब राहुल गांधी बैठक ले रहे थे, राहुल गांधी जी बैठक ले रहे थे, ये कहानी को सुनना जरूर पड़ेगा आपको और ग्राफिक्स आपको दिख रहा होगा। जब राहुल गांधी बैठक ले रहे थे, हारने का मंथन कर रहे थे, तो वहां पर प्रियंका जी भी थी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बात का जिक्र किया। जब राफेल पे चौकीदार चोर है नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा था, राहुल गांधी अकेले कह रहे थे, पूरी पार्टी उनके साथ नहीं थी, बड़े लीडर उनके साथ नहीं थे। और तो और क्योंकि पार्टी में लोकतंत्र है, ये कहानी जरूर सुनिए अनुज अत्रे साहब, आपके लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि सब अपने बच्चों को चुनाव जितवाने में लगे थे, कमलनाथ नकुलनाथ को चुनाव जितवाने में लगे थे, अशोक गहलोत वैभव गहलोत को चुनाव जितवाने में लगे थे, सब अपने परिवार की तरफ देख रहे थे, अकेले बेचारे राहुल गांधी पार्टी की तरफ देख रहे थे। ये आपकी पार्टी की लोकतंत्र की कहानी बताई है मैंने, ये कहानी है अनुज अत्रे। सब परिवारों पर ध्यान दे रहे थे, यही आपकी पार्टी कह रही है। आपकी पार्टी के चिंतन में भी यही बात हो रहा है, सब परिवार का ध्यान दे रहे हैं। शुरुआत ऊपर से होती है, ऊपर से परिवार पे ध्यान दिया जा रहा है तो नीचे वाले भी कहते हैं तो हम क्यों छोड़े जी। तो ये क्या परिवार के जो पुत्र हैं क्या केवल कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहे हैं आपको? कांग्रेस पार्टी से कोई भी जाए, वार राहुल गांधी पर ही क्यों होता है आचार्य जी? जी ये मैं बिल्कुल पूछूंगा। ओके, आपका सवाल क्या? मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है कि कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है तो इसमें बीजेपी अपने मजे क्यों ले रही है? वो तो कांग्रेस के घर की बात है। पहले आचार्य जी और फिर शेदार। आचार्य जी, सबका वार राहुल जी पर क्यों होता है? देखिए, राहुल जी पे इसलिए होता है कि राहुल गांधी एक बहुत ही शरीफ इंसान है। राहुल गांधी पहले ऐसे इंसान है, जब नहीं है कांग्रेस में राहुल गांधी ऐसे इंसान है, ऐसे नेता हैं कि जब 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और चुनाव हारे तो उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। तीसरा पॉइंट ये है कि राहुल गांधी जी ने ये कह दिया था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, उस बात पे वो कायम है, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था। बजाय अप्रिसिएशन के उनका मजाक बनाया गया और कांग्रेस के कुछ नेता जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी के कैरेक्टर एसोसिएशन की कोशिश लगातार बीजेपी करती है क्योंकि बीजेपी का ये फर्ज बनता है, धर्म बनता है, मगर राहुल गांधी की इमेज खराब करने में लेट मी फिनिश, मुझे बोलने दो यार, मैं बीच में बोलता ही नहीं हूँ। राहुल गांधी जी के कैरेक्टर एसोसिएशन और उन्हें बदनाम करने में जितनी भूमिका बीजेपी वालों की है, जितनी भूमिका बीजेपी वालों की है, कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी भूमिका है। और वो कांग्रेस के वो नेता हैं जिनके खिलाफ गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है। मैं इस बात से कतई इसको नकारने के लिए तैयार नहीं हूं। दो सवाल है, एक तो 10 सेकंड। हाँ, एक तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई ये क्या हो जाती तो स्वामी जी आप हर समय ऐसे अरे भाई हमारे मामला ही हमारे ये तरीका नहीं है ना भाई। अमित जी ये तरीका एक बार दो बार चार बार ऐसे करवा लो भाई, झगड़ा ही हमारे घर का, तुम तो वैसे ही बोल रहे हो। अरे मेरा भी घर हुआ करता था, मेरा घर हुआ करता था, जब मैं बोलता था तब ताने मारते थे आप मुझे,
तब ताने मारते थे, पूछे अमित से। तो शाहजहां ये सारे लोग पूनावाला- ताने मारते थे। चलिए सुनिए, अच्छा अब सवाल इनका सवाल का जवाब भी दे दीजिए। वो कह रहे हैं आप मजे क्यों ले रहे हैं? 5 सेकंड। अमित, दिस इज नॉट अगर करेक्ट। शहजाद पूनावाला, अगर शहजाद पूनावाला को- अवस्थी जी सुनो सुनो, अच्छा बोलिए। अमित अगर शहजाद पूनावाला को पुराने घर का इतना दर्द है तो वापिस आ जाओ, स्वागत है। वो कह रहे हैं आपका स्वागत है, आपको पुराने घर में स्वागत है। मैं आ रहा हूं आपके अंदर। अच्छा 10 सेकंड 10 है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आपने कहा कि बीजेपी मजे क्यों ले रही है। आप ही लोग कहते हो ना कि विपक्ष बड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर आज बीजेपी कह रही है विपक्ष मजबूत होना चाहिए, वो टूट रही है, तो वो कह रही है टूटनी नहीं चाहिए, क्यों निकल रही? तो आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा आचार्य जी ने आपको ऑफर दिया कि अगर आपको पुराने घर की इतनी याद आ रही है तो घर वापसी कर लीजिए। शरद पवार ने कहा है कि जिनको ये हवेली मानते हैं वो खंडर है, कोई खंडर में वापस नहीं जाता। शरद पवार जी से पूछ लीजिए। दूसरी बात, अमित जी 5 वर्ष पहले भी आप और मैं मित्र थे, और जब मुझे कांग्रेस वाले ताने मारते थे, गद्दार कहते थे, देश का गद्दार, पार्टी का गद्दार, परिवार का गद्दार कहते थे, तब भी मैं यही पॉइंट उठाता था, और तब मैं कोई बीजेपी में नहीं था, और तब भी मैं डंके की चोट पे उठाता था। आज जो लोग मुझे गाली देते थे उस समय, वो नाक रगड़ रगड़ कर, चाहे वो दूसरी पार्टी में जा रहे, कहीं और जा रहे, या वो खुद मान रहे कि हाँ ये पार्टी में गलत हो रहा है। तो आज मैं विंडिकेट हुआ हूं, मैं स्थापित हुआ हूं कि मैं बात सच कहता था, और यही लोग मुझे गालियां देते थे। दूसरी बात, आज सवाल ये है कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे कि राहुल गांधी का चरित्र हनन कर रहे हैं। भाई चरित्र हनन हम कर रहे हैं? राहुल गांधी ने जाकर ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, सरकार का ऑर्डिनेंस था, चिट्ठी में लिखा ये चरित्र हनन हम नहीं कर रहे हैं, ये इनके कृत्य जो है उससे ही उनका चरित्र हनन हो रहा है। चुने हुए प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने फैसला किया, एक सांसद ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। ये ताकत और रसूख दिखाता है राहुल गांधी का, जब कांग्रेस सत्तासीन थी। और गुलाम नबी आजाद ने उसका जिक्र किया अपनी चिट्ठी के अंदर कि 2014 में जब हम हारे तो उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि किस तरह से ऑर्डिनेंस फाड़ा गया। सोचिए, एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, एक चुनी हुई कैबिनेट, उसका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया जाता है, उसका ऑर्डिनेंस एक सांसद फाड़ देता है। वो कहता है मैं इसको नहीं होने दूंगा, और पूरी कांग्रेस चुपचाप देखती है, और फिर कहा जाता है कि कुछ रिमोट कंट्रोल से होता ही नहीं है। दैट्स द पॉइंट। फिलहाल इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा।